अच्छा बेटा, एक बात बता दूं आपको कि आज जो इवनिंग की क्लास होगी इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करेंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पहले रिवाइज की थी हमने। तकरीबन एक हफ्ता हो गया, रिवीजन उसकी क्लास हुई नहीं है। तो जो आपकी रेगुलर क्लास होती है इवनिंग में, उसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज करेंगे। और जिस बच्चे ने पेपर का पूछना है, क्योंकि जिसको पेपर में कोई डिफिकल्टी है, पेपर हल करवाऊंगा मैं, मगर उसका टाइमिंग जो होगी वो 12 बजे होगी। बेटा जो पेपर हल करवाऊंगा, स्पेशली इसमें पेपर ही हल करवा दूंगा मैं आप लोगों को, क्योंकि अगर हम पेपर हल करवा देता हूँ उसी टाइम में तो फिर टाइम नहीं मिलता। तो जिस बच्चे ने क्लास, मतलब जिस बच्चे को बेटा डिफिकल्टी है वही क्लास अटेंड करे, और जिसको डिफिकल्टी नहीं है, जिसको समझना नहीं है, वो भले क्लास अटेंड ना करे, क्योंकि उसका टाइम वेस्ट हो जाता है फिर। तो रिवीजन भी उसी बच्चे को क्लास अटेंड करनी चाहिए जिसको जरूरत है, और जिसको जरूरत नहीं है वो रिवीजन क्लास भी ना ले। और जिसको पेपर सपोज करते हैं सारा समझ में आ गया, जिसकी कोई मिस्टेक नहीं हुई है, या मिस्टेक हुई है वो भी हल्की कोई हुई है, उसको खुद को पता चल गया कि ये मेरी मिस्टेक है, उसके बाद उसको जो है वो क्लास वो भी नहीं लेनी चाहिए। ठीक है। तो बेटा जो जरूरतमंद स्टूडेंट्स हैं, जिनको जरूरत है क्लास की, मतलब पेपर के हवाले से भी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिवीजन के क्लास के हवाले से भी, तो वो क्लास लें। तो जो पेपर में समझा दूंगा बेटा, पेपर वाली जो पेपर है कल वाला, वो उसका टाइम 12 बजे का होगा। ठीक है। उसमें 1 घंटा या पौना घंटा समझा दूंगा बस कल, उसके बाद अगले दिन समझा दूंगा। बाकी जो कल से रिवीजन होगी वो, उसमें कल नहीं, आज से जो रिवीजन होगी वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की होगी, जो रेगुलर रिवीजन क्लास होती है उसी में। तो अच्छा, आज हम पढ़ रहे हैं बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। उस दिन भी हमने पढ़ा था कि ग्राफ बिटवीन प्रेशर एंड वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, बेटा प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान जो ग्राफ बनता है, जिसको आइसोथर्म बोलते हैं, वो शेप बनता है उसका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला शेप होती है, वो आपको मैंने बता दिया था। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं, उसी ग्राफ को ही पढ़ते हैं मगर मुख्तलिफ टेम्परेचर पे। बेटा अगर मुख्तलिफ टेम्परेचर पे वो ग्राफ बनाएंगे तो किस तरह बनेगा। तो ये ग्राफ है, बेटा ये प्रेशर है और ये वॉल्यूम। अच्छा अब मुझे बताएं, वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशनशिप बेटा इनवर्स होता है। देखो वॉल्यूम और डेंसिटी का जो रिलेशनशिप है ना, वो इनवर्स है। तो वी भी लिख सकते हो या 1/d लिख दो, क्योंकि वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशनशिप बेटा इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इसलिए मैंने लिखा है। इसका मतलब यहाँ पे आप वॉल्यूम भी ले सकते हो या गैस की डेंसिटी भी ले सकते हो, मगर उसका इनवर्स लेना है, रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी। बेटा रेसिप्रोकल ऑफ द डेंसिटी भी ले सकते हो यहाँ पे उसकी वैल्यू। तो उनका जो ग्राफ बनता है, ठीक है बेटा, जो उनका ग्राफ बनेगा वो इस तरह का बनेगा। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, देखो टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ग्राफ इस तरह का बनेगा, ये देखो। ठीक है। और ये है, सपोज करते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्राफ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। ठीक है। इसको हम आइसोथर्म बोलते हैं क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट रहा है थ्रू आउट। अगर सेम एक्सपेरिमेंट, बेटा सेम एक्सपेरिमेंट 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर परफॉर्म करें, अगर बेटा सेम एक्सपेरिमेंट और 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर परफॉर्म करते हैं, टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। ठीक है। और वॉल्यूम बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो लाइन बनेगी बेटा, कर्व जो बनेगी, वो वॉल्यूम से थोड़ी दूर हो जाएगी, मतलब इस तरह का ग्राफ बन जाएगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। कर्व तो वही बनेगी, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मगर वो दोनों एक्सिस से दूर हो जाएगी, वो दोनों एक्सिस से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर मेजर करते हैं तो ऐसी कर्व बनेगी जो और ज्यादा दूर हो जाएगी। इसका मतलब है जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं बेटा, टेम्परेचर हम बढ़ाते जाते हैं तो क्या हो जाता है, जो
कर्व बनती है वो दोनों एक्सिस से दूर हो जाती है, वो दोनों एक्सिस से, एक्स एक्सिस से भी और वाई एक्सिस से दूर हो जाएगी। अगर टेम्परेचर को कम कर देते हैं -10 डिग्री सेंटीग्रेड, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या हो जाएगा, ये जो कर्व बनेगी वो बिल्कुल ही समझे क्लोज बन जाएगी। बेटा देखो कर्व जो बनेगी ना वो बिल्कुल क्या बनेगी, इधर देखो ऐसी बनेगी -10 डिग्री सेंटीग्रेड, दोनों एक्सिस के क्लोज। इसका मतलब है टेम्परेचर कम करेंगे वो दोनों एक्सिस के क्लोज होगी। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं तो कर्व को क्या होती जाएगी, दूर होती जाएगी दोनों, ठीक है, दोनों एक्सिस से। तो आपने नोट किया होगा कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ये कर्व दोनों एक्सिस से दूर हो रही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से बेटा वॉल्यूम बढ़ जाता है। तो इसलिए ये जो कर्व होगी वो दोनों एक्सिस से क्या हो जाएगी, दूर हो जाएगी। और टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम होगा। और जो कर्व बनेगी वो वॉल्यूम और प्रेशर के ज्यादा क्लोज होगी, दोनों एक्सिस के ज्यादा क्लोज होगी। इसलिए देखो ये कर्व बनी है, कर्व तो वही बनी है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, मगर वो ज्यादा दोनों एक्सिस के क्लोज है। अगर सपोज करते हैं इसको मैं टेम्परेचर दे देता हूं बेटा, ये टेम्परेचर है T1, ये T2, ये T3, ये T4, तो हम क्या कहेंगे कि T4 टेम्परेचर ग्रेटर है। बेटा T4 पे टेम्परेचर क्या है, ग्रेटर है ना, T4 पे टेम्परेचर ग्रेटर है किससे, T3 से। और T3 पे टेम्परेचर ज्यादा है किससे, T2 से। और T2 से टेम्परेचर ज्यादा है किस पे बेटा, T1 पे। ठीक है, तो ये ग्राफ बेटा जरूर ध्यान में रखना कि टेम्परेचर बढ़ने का 0 डिग्री सेंटीग्रेड, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये जो कर्व बनेगी ये दोनों एक्सिस से दूर हो जाएगी, प्रेशर और वॉल्यूम दोनों एक्सिस से, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस दोनों से दूर हो जाएगी। और जैसे टेम्परेचर कम होगा ये क्लोज आ जाएगा, देखो -10 डिग्री सेंटीग्रेड, देखो क्लोजेस्ट है ये। ठीक है, अब दूसरा ग्राफ है जो बेटा प्रेशर और रेसिप्रोकल ऑफ द वॉल्यूम के दरमियान है। देखो P और 1/V, देखो प्रेशर और 1/V के दरमियान ग्राफ। तो देखो प्रेशर और 1/V के दरमियान जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, क्योंकि बेटा प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप इनवर्स है। देखो प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप इनवर्स है, इसलिए ये कर्व इस तरह की बनी है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अगर प्रेशर और 1/V के दरमियान हम ग्राफ बनाएंगे तो इनका रिलेशनशिप डायरेक्ट है बेटा, प्रेशर और 1/V, P और 1/V, P और 1/V के दरमियान अगर जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो ग्राफ बिटवीन P एंड 1/V, ठीक है, इज स्ट्रेट लाइन, या V एंड 1/P, ये भी स्ट्रेट लाइन होगा। देखो V और 1/P के दरमियान, V और 1/P या P और 1/V के दरमियान जो ग्राफ बनेगा बेटा वो स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि इनका जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है। किसके साथ, प्रेशर और 1/V, प्रेशर और 1/V, मैं कह रहा हूं प्रेशर और 1/V या V और 1/P के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट है, तो उनका जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा बेटा, स्ट्रेट लाइन में बनेगा। इसमें देख लो, ठीक है। अब एक लेते हैं प्रेशर, एक लेते हैं 1/V, 1/V ले लें या D ले लें, क्योंकि बेटा वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशनशिप इनवर्स है। देखो वॉल्यूम और डेंसिटी का रिलेशनशिप क्या है, डेंसिटी ऑफ मास अपॉन वॉल्यूम, तो इसका मतलब है डेंसिटी और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है वो इनवर्स है।
ठीक है, देखो इधर आया था 1/d और यहां हमने लिया 1/v, तो क्या आ गया, d आ जाएगा। और प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशनशिप डायरेक्ट है, प्रेशर और डेंसिटी का रिलेशनशिप डायरेक्ट होता है बेटा। जितना प्रेशर बढ़ाएंगे डेंसिटी उतनी बढ़ेगी। देखो जितना प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो डेंसिटी उतनी बढ़ जाती है। ठीक है, आगे हम फार्मूला भी प्रूव करेंगे ये पीवी इज इक्वल एनआरटी से, कि डेंसिटी और प्रेशर का जो रिलेशनशिप है वो बेटा डायरेक्ट होता है। तो ये जो ग्राफ बनेगा ये क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन में बनेगा। ये बेटा जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन में बनेगा। इसे अच्छा, ये है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बेटा, ये क्या है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। ठीक है, और ये ग्राफ ओरिजिन से गुजरेगा। अगर टेम्परेचर हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, टेम्परेचर बेटा इंक्रीज कर देते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और प्रेशर भी बढ़ेगा। मगर होगा क्या फिर, क्योंकि हम वॉल्यूम ले ही नहीं रहे हैं, 1/v ले रहे हैं, वॉल्यूम बढ़ेगा बेटा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो 1/v ले रहे हैं, 1/v, तो 1/v की वैल्यू कम हो जाएगी। देखो बेटा वॉल्यूम बढ़ेगा ना, 1/v ले रहे हो, अगर सपोज करते हैं वॉल्यूम 2 है तो क्या हो जाएगा, जवाब आएगा 0.5। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम 10 हो जाता है तो क्या हो जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, 0.1 हो जाएगा। क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा ना, वॉल्यूम बढ़ेगा तो 1/v की वैल्यू कम हो जाएगी। देखो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम बढ़ेगा, मगर जो हम रेशियो ले रहे हैं वो 1/v ले रहे हैं। ग्राफ किसका दरमियान बना रहे हैं, 1/v के दरमियान। बेटा जो ग्राफ बन रहा है वो 1/v का है, तो 1/v की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये लाइन किधर जाएगी, ये लाइन प्रेशर की तरफ हो जाएगी। बेटा ये लाइन किसकी तरफ जाएगी, प्रेशर की तरफ। देखो इस तरह, ये है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अच्छा फिर 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर कैसे लाइन आएगी, वो इस तरह आएगी। इसका मतलब है जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो लाइन किसकी तरफ जाएगी बेटा, टुवर्ड्स प्रेशर। किसकी तरफ जाएगी, प्रेशर की तरफ जाएगी, इस तरफ। ये लाइन आएगी स्ट्रेट लाइन, आएगी स्ट्रेट लाइन, मगर वो इस तरफ होगी। अगर टेम्परेचर को कम करेंगे, टेम्परेचर को और कम कर देंगे, कितना, -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये लाइन यहां पे आएगी और किसकी तरफ जाएगी, 1/v की तरफ जाएगी। क्योंकि बेटा अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम होगा तो रेशियो बढ़ जाएगा। ये जो रेशियो होगा उसका आंसर बड़ा आएगा, तो इसका मतलब है ग्राफ किसकी तरफ जाएगा, 1/v की तरफ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं दूसरा ग्राफ है बेटा। यहां देखो रेशियो 1/v का ले रहे हैं। अब दूसरा ग्राफ बना रहे हैं, बेटा देखो v और 1/p के दरमियान। अब देखो v और 1/p, वो भी स्ट्रेट लाइन आएगा, v और 1/p। देखो पहले हमने लिया था p और 1/v, अभी किसके दरमियान ले रहे हैं ग्राफ, v और 1/p, और या 1/d, 1/d, तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन आएगा। बेटा जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, वो स्ट्रेट लाइन में आएगा। देखो इसे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक, अब क्या होगा, अगर टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड रखते हैं तो ग्राफ किसकी तरफ जाएगा, ये लाइन किस तरफ जाएगी, इधर जाएगी या इस तरफ जाएगी। अब देखो जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ता है बेटा, प्रेशर भी बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने से दोनों चीजें बढ़ती हैं, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, मॉलिक्यूल्स की कोलिन बढ़ेगी तो प्रेशर भी बढ़ेगा। अब ग्राफ कहां पे जाएगा, क्योंकि यहां हम 1/p ले रहे हैं, यहां पे ले क्या रहे हैं हम 1/p। जब हम प्रेशर बढ़ेगा तो 1/p की वैल्यू कम हो जाएगी। बेटा प्रेशर को हम बढ़ाएंगे ना, टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ेगा, और
प्रेशर बढ़ने से हम जो ले रहे हैं वो रेशियो ले रहे हैं 1/P का, उसका आंसर कम हो जाएगा, उसका आंसर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और ग्राफ किसकी तरफ जाएगा, वॉल्यूम की तरफ जाएगा। ग्राफ किसकी तरफ जाएगा बेटा, वॉल्यूम की तरफ जाएगा। तो ये हो गया 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ठीक है, अब आते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाहिर है टेम्परेचर कम है, तो ये इस तरफ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, अगर टेम्परेचर और कम कर देंगे वो इसकी तरफ जाएगा। इसका मतलब है टेम्परेचर को जब हम बढ़ाते हैं तो टेम्परेचर को बढ़ाने से क्या होता है, वॉल्यूम भी बढ़ता है और प्रेशर भी बढ़ता है, वॉल्यूम और प्रेशर दोनों बढ़ते हैं। मगर यहाँ पे हम लेते हैं 1/P का रेशियो बेटा, 1/P की वैल्यू, तो 1/P की वैल्यू कम हो जाएगी, इसलिए वो ग्राफ किसकी तरफ जाएगा, V की तरफ जाएगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ P और 1/V का रेशियो लिया था हमने, और जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे थे तो किसकी तरफ ग्राफ जा रहा था, प्रेशर की तरफ जा रहा था। और यहाँ पे किसकी तरफ जाएगा, वॉल्यूम की तरफ जाएगा ग्राफ, क्योंकि यहाँ पे रेशियो किसका ले रहे हैं, 1/P का ले रहे हैं। तो ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन में आएगा बेटा, ग्राफ स्ट्रेट लाइन में आएगा, मगर देखना पड़ेगा कि किसकी तरफ वो जा रहा है। ठीक है, वो जो लाइन स्ट्रेट लाइन आएगी वो किसकी तरफ जाएगी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे जब हम ग्राफ बनाएंगे तो जो स्ट्रेट लाइन आएगी टेम्परेचर बढ़ाने से V की तरफ जाएगी, V के ज्यादा क्लोज आएगी। अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ये हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसमें देख लो, टेम्परेचर बढ़ने से वो लाइन अगर हम टेम्परेचर और कर दें 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर दें तो इस तरह हो जाएगा। अब आते हैं बेटा, ये दोनों दो ग्राफ हो गए। अब एक ग्राफ है V और PV के दरमियान, या P और PV के दरमियान। बेटा P और PV के दरमियान, P और PV, इधर देखो, देखो एक लेते हैं प्रेशर की वैल्यू, अब देखो एक वॉल्यूम की वैल्यू लेते हैं। यहां पे बेटा वॉल्यूम ले रहे हैं हम, यहां पे हम ले रहे हैं प्रेशर, और यहां पे ले रहे हैं दोनों का प्रोडक्ट PV। ठीक है, वॉल्यूम हमने रखा है 8 DM क्यूब में, प्रेशर लिया हमने ATM में। ठीक है, प्रेशर लिया 1, बेटा प्रेशर 1 रखा, वॉल्यूम है 8। अब हम प्रेशर को डबल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रेशर को डबल कर रहे हैं। प्रेशर को 2 कर दें, प्रेशर को डबल कर दें, 2 कर दें, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिड्यूस टू हाफ। बेटा देखो प्रेशर को डबल करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, रिड्यूस टू हाफ हो जाएगा, 4 हो जाएगा। प्रेशर को और डबल कर दें, 4 कर दें, तो वॉल्यूम इसका हाफ हो जाएगा, 2 हो जाएगा। प्रेशर को और डबल कर दें 8, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1। अब लिखो P और V का प्रोडक्ट, P और V को मल्टीप्लाई कर दो, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब होगा 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब होगा 8, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब होगा 8। इसका मतलब है 1 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे जवाब होगा 8। तो इसका मतलब ये होगा कि P और V का प्रोडक्ट क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है बेटा। P और V का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इधर देखो, ये P और ये PV, ये बेटा P है, यहां पे P रखते हैं और यहां पे रखते हैं PV। वाई एक्सिस पे प्रेशर की वैल्यूज हैं 1, 2, 4, 8। मगर जब प्रेशर 1 है बेटा, प्रेशर 1 है, प्रेशर क्या रखा हमने, 1 रखा, तो P और V का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। प्रेशर 2 है तो भी PV का प्रोडक्ट क्या है, 8 है। प्रेशर 4 है तो भी 8। इसका मतलब है लाइन ऐसी आएगी, ऐसी लाइन आएगी। देखो बेटा प्रेशर 1 है तो भी वैल्यू कांस्टेंट, प्रेशर 2 है तो भी वैल्यू कांस्टेंट, प्रेशर 4 है तो भी वैल्यू कांस्टेंट PV की, अगर प्रेशर 8 है तो भी PV की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। अच्छा ये है टेम्परेचर T1 पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे
तो जाहिर है ये वैल्यूज चेंज हो जाएंगी। बेटा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वैल्यूज क्या होंगी, चेंज हो जाएंगी। तो उनका टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो पी और वी का प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा, मगर रहेगा कांस्टेंट। बेटा टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे पीवी का प्रोडक्ट ये है। अगर टेम्परेचर हमने बढ़ा दिया, टेम्परेचर को हमने इंक्रीज कर दिया, तो प्रेशर भी बढ़ेगा और वॉल्यूम भी बढ़ेगा, प्रेशर भी बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो उनका प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, ये T2 है 50 डिग्री सेंटीग्रेड पर। अगर टेम्परेचर को कम कर देंगे, टेम्परेचर को क्या करेंगे हम, कम कर देंगे, तो पी और वी का प्रोडक्ट कम हो जाएगा, तो प्रेशर भी कम होगा, वॉल्यूम भी कम होगा, तो प्रोडक्ट भी कम हो जाएगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, जिसमें T3 है, या इसको हम ऐसे रख दें। ठीक है, चलो कोई मसला नहीं है। अच्छा, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका मतलब है हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो प्रेशर भी कम होता है, वॉल्यूम भी कम होता है, पी और वी का प्रोडक्ट भी कम हो जाता है, मगर रहेगा थ्रू आउट कांस्टेंट, रहेगा थ्रू आउट कांस्टेंट रहेगा। फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस, नॉट रियल गैस। रियल गैस इसको ओबे नहीं करती बेटा, रियल गैस उसको ओबे नहीं करती है। ठीक है, इस कर्व को, क्योंकि ये आइडियल गैस के लिए कर्व आई है, रियल गैस से डेविएट करती हैं। रियल गैसेस इस कर्व से क्या करती है, ये जो लाइन बनी है, ये जो पैरेलल लाइन जा रही है, इसी से थोड़ा उनमें डेविएशन आता है। हाँ, वो हम अलग टॉपिक है, जाहिर है रियल गैस हम पढ़ेंगे, आइडियल गैस को पढ़ेंगे, तब ये दोबारा टॉपिक सेम आएगा, दोबारा सेम टॉपिक ये आएगा। उसके अंदर देखेंगे कि रियल गैसेस किस तरह डेविएट करती हैं, रियल गैसेस आइडियल गैस से किस तरह डेविएट करती हैं, उनमें किस तरह की डेविएशन आती है। ठीक है, तो बेटा ये है डिफरेंट टेम्परेचर पे, ये डिफरेंट टेम्परेचर पे पीवी की कर्व आई है। अगर हम पीवी और वी का ग्राफ बनाएंगे तो भी ऐसे ही बनेगा, पीवी और वी का ग्राफ बनाएंगे तो भी बेटा इस तरह का ग्राफ बनेगा, इससे कोई अलग नहीं बनेगा। यहाँ पे पीवी रख दो, यहाँ पे वी रखोगे, वॉल्यूम की वैल्यू तो चेंज होंगी, वॉल्यूम की वैल्यू तो चेंज होगी, मगर पी और वी का प्रोडक्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, तो उसका ग्राफ भी ऐसे ही बन जाएगा। पीवी यहाँ पे रखो, यहाँ पे वी रख दो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 8। हाँ, वॉल्यूम तो चेंज है, मगर पी और वी का प्रोडक्ट क्या है, कांस्टेंट आ रहा है ना, तो बिल्कुल ही सेम होगा। इस तरह आएगा, लाइन ऐसे आएगी, बिल्कुल बेटा लाइन पैरेलल आएगी, ये इस तरह। ठीक है, टेम्परेचर 1 पे, टेम्परेचर 2 अगर बढ़ गया, टेम्परेचर अगर आपने बढ़ा दिया, तो ये जो कर्व बनेगी, ये T1 पे है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, तो 25 पर ये आएगा। ठीक है, 50 पे से भी ज्यादा आएगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा तो पी भी बढ़ेगा, वी भी बढ़ेगा, उनका प्रोडक्ट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, मगर लाइन जो आएगी वो आएगी पैरेलल इस तरह। ठीक है, तो बेटा ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन थी जो रिलेटेड थे बॉयल्स लॉ से। अब आते हैं इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बेटा बॉयल्स लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है, तो आपको पता है कि बॉयल्स लॉ का फार्मूला जो है वो है P1V1 इज इक्वल टू P2V2। बेटा P1V1 इज इक्वल टू P2V2, यही फार्मूला है ना इसका, P1V1 इज इक्वल टू P2V2, P1V1 इज इक्वल टू P2 और V2। इसके अंदर एक बात का ध्यान रखना है आपने कि P1 का मतलब है इनिशियल प्रेशर, V1 का मतलब है इनिशियल वॉल्यूम, V2 का मतलब है फाइनल वॉल्यूम और P2 का मतलब है फाइनल प्रेशर। इनके यूनिट्स का ध्यान रखना है कि यूनिट्स एक जैसे होने चाहिए। अगर सपोज करते हैं आपको V1 दिया गया है 400 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, और जो P1 दिया गया है P1 वो दिया गया है 700 टार, और जो P2 दिया गया है वो दिया गया है 280 m, और आपसे पूछा गया है V2 निकालो। क्या निकालो, V2 कैलकुलेट कर दो। चलो मैं P2 इधर लिख देता हूं क्योंकि यह जगह, चलो ठीक है, आगे मसला नहीं है। ठीक है बेटा, तो V1 दिया गया 400 और P1 700 टार दिया गया और P2 दिया गया 2 एटमॉस्फेयर। यूनिट बराबर नहीं है बेटा, या तो दोनों को टार में तब्दील कर दो या दोनों को एटमॉस्फेयर में, ये ध्यान में रखना। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट अगर यही अगर वैल्यूज पुट करेंगे जवाब गलत हो जाएगा आपका।
बेटा यूनिट कैंसिल नहीं होंगे। एक प्रेशर टार में है, दूसरा एटीए में है, या तो दोनों को एटमॉस्फेयर में तब्दील करो या दोनों को टार में, आपकी मर्जी है, जिस तरीके से भी करेंगे आंसर सही हो जाएगा। अच्छा, आपको अगर आसान लगता है एटमॉस्फेयर को टार में बदलना, तो दो एटमॉस्फेयर हैं, उनको मल्टीप्लाई कर दो 760 से, तो 1520 हो जाएगा टार। हाँ, अब देख लो आप लोग, प्रेशर पहले था 700, अब 1520 का मतलब है डबल से भी ज्यादा हो गया। इसका मतलब है वॉल्यूम जो होगा वो, वॉल्यूम क्या होगा, हाफ से भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेशर तकरीबन डबल से भी ज्यादा हुआ है। अगर डबल होता तो 1400 होता बेटा, इसका 700 का डबल होता तो 1400, मगर ये तो 1520 टार लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वॉल्यूम क्या होगा बेटा, हाफ से भी कम हो जाएगा, 200 से भी कम हो जाएगा, जो V2 आएगा। फॉर्मूला ये लगा हुआ है, इसमें से ड्राइव कर दो। आपको क्या मालूम करना है, आपको मालूम करना है V2। क्या मालूम करना है भाई, V2 निकालना है, तो V2 बन जाएगा, कोई मसला नहीं है। तो V2 का फॉर्मूला कैसे निकलेगा, ये निकालना है अपने। तो P1 V1 ऊपर जाएगा, P1 V1 ऊपर जाएगा और P2 नीचे आ जाएगा। तो P1 कितना है 400। ये यूनिट लिख इसलिए रहा हूं कि अगर यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि बच्चे तो इस तरह डायरेक्ट लिख देंगे, फिर यूनिट लिखेंगे नहीं, काट देंगे। मगर यूनिट लिखेंगे तो पता चल जाएगा भाई ये तो यूनिट कैंसिल नहीं हो रहे हैं, इसलिए यूनिट लिखना जरूरी है। मगर प्रॉब्लम में आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे यूनिट की कन्वेरिएंस चाहिए। तो P1 ये हो गया, और V1 कितना है बेटा, ओ सॉरी, ये तो आपको, चलो मैंने V1 पहले लिख दिया है, P1 साथ लिख देता हूं इधर, वो कितना है 700 है। ठीक है बेटा, एक्चुअली ये वैल्यू मुझे P1 के पहले लिखनी थी, V1 की बाद में लिखनी थी, मगर चलो लिख गया मैं, लिख लिया है। ठीक है, और डिवाइड किससे करना है, P2 से, 1520 से। तो टार टार में कट जाएगा। अब देखो यूनिट तब भी कैंसिल हो रहा है, अब यूनिट कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसका आंसर आएगा शायद 184 cm3। ये पुराने पेपर में टेस्ट में भी आ चुका है, ये सिंध के सिलेबस का क्वेश्चन है। ये देखो, क्वेश्चन करवाने का मकसद मेरा था कि आपको यूनिट की कन्वर्जन का पता चले, कि भाई यूनिट को भी कन्वर्ट करना होता है बेटा, यूनिट को एक जैसा करना होता है। अगर आपको वॉल्यूम डीएम कोड में निकालना है तो 1000 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो उसको, अगर वॉल्यूम डीएम कोड में चाहिए तो, अगर नहीं तो सेंटीमीटर में जवाब आ गया, बस कोई मसला नहीं। अब इसके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं बेटा वो कर लेते हैं, जो फेडरल की बुक में प्रॉब्लम दिए गए हैं उनको हम हल करते हैं। अच्छा, उनमें से एक प्रॉब्लम है 84 बेटा पेज पर, कहते हैं आइडल गैस में, कहते हैं आइडल गैस और वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रही है V1 0.300 डीएम कोडेज का वॉल्यूम, और प्रेशर जो इसका है P1 जो बेटा प्रेशर इसका P1 है 1.80 into 10 पावर 5 पास्कल, ये प्रेशर है। और जो P2 दिया गया है बेटा P2 वो दिया गया है 1.15 into 10 पावर 5 पास्कल। तो अब देख लो, अंदाजा करो कि प्रेशर बढ़ा है या कम हुआ है। ऊपर था 1.8, उसके बाद है 1.15, तो प्रेशर कम हो गया बेटा, प्रेशर तो रिड्यूस हुआ है, थोड़ा कम हुआ है, तो वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और प्रेशर रिड्यूस हो तो वॉल्यूम कम नहीं होगा, बढ़ेगा बेटा। प्रेशर रिड्यूस हुआ है तो वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि इनवर्स रिलेशनशिप है इनका। और V2 कैलकुलेट करना है अपने।
और फॉर्मूला क्या है इसका, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। बेटा ये फॉर्मूला है इसका, P1V1 इज इक्वल टू P2V2। और आपको मालूम करना है V2, तो V2 कैलकुलेट करने के लिए P1V1 ऊपर जाएगा और P2 नीचे जाएगा। अच्छा, P1 की वैल्यू क्या है बेटा, 1.80 इंटू 10⁵ पास्कल इंटू 0.300 डीएम कोड अपन में 1.15 इंटू 10⁵ पास्कल। पावर तो कैंसिल हो जाएंगे आपस में बेटा, ये जो पावर है ना, एक यूनिट कैंसिल हो जाएगा, एक पावर भी कैंसिल हो जाएंगे। एक तो ये कट गया, एक ये पावर भी कट जाएंगे। अब 1.80 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 0.3 से और डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 1.15 से। तो इसका आंसर आ रहा है 0.469 डीएम। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर यूनिट की मतलब कन्वर्जन हुई नहीं, क्योंकि दोनों यूनिट पास्कल के अंदर थे बेटा, दोनों यूनिट प्रेशर पास्कल के अंदर गिवन था, इसलिए कन्वर्ट किया ही नहीं हमने। और उससे पहले प्रॉब्लम में हमने कन्वर्ट इसलिए किया कि एक यूनिट आर में दिया गया था, दूसरा दिया गया था एटमॉस्फेयर में, इसलिए। अब एक और प्रॉब्लम भी है बेटा, एक और प्रॉब्लम है, कहता है सी लेवल पे, समुद्र की लेवल पे जो प्रेशर है, अच्छा प्रेशर कितना है बेटा, P1 755 बार, और वॉल्यूम कितना है 2 मीटर क्यूब। बेटा मीटर क्यूब भी वॉल्यूम का यूनिट है, और 1 मीटर क्यूब में 1000 डीएम क्यूब होते हैं, मगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो चेंज नहीं करेंगे इसको, और वॉल्यूम आपका मीटर क्यूब में ही आएगा, दूसरा जो वॉल्यूम आएगा। उसके बाद है P2, बेटा P2 जो है ए के अंदर, ए में P2 कितना है 100 टार, और बी में कितना है P2। दो प्रॉब्लम है, 10 टार। ठीक है, अब देखो प्रेशर कम हो गया है, P1 था 755 और जो P2 है 100 टार हो गया। बेटा प्रेशर को कम कम करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। तो पहले इसको हम हल कर लेते हैं बेटा, ये वाला प्रॉब्लम हल करते हैं, इसको हल करते हैं ए को, उसके बाद यहां बी को हल कर लेते हैं, ठीक है ना। अब ए में भी आपको क्या मालूम करना है बेटा, V2 निकालना है आपको, V2 निकालना है। तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2, और V2 फाइंड करने के लिए क्या होगा, P1V1 ऊपर जाएगा, V2 नीचे, सॉरी P2 नीचे आ जाएगा। अब वैल्यूज पुट कर दो बेटा, V2 फाइंड करना है तो P1 की वैल्यू ऊपर रख दो, और V1 की वैल्यू क्या है वो भी ऊपर रख दो, और P2 वैल्यू कितनी है 100 टार। ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे बेटा, यूनिट। ठीक है, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 755 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से और डिवाइड कर दो 100 से, आसानी से हल हो जाएगा बेटा। ये इजीली डबल हो जाएगा, मतलब इसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, और फिर 100 से डिवाइड कर देना, तो आंसर आएगा 15.5
15.10 मीटर क्यूब। बेटा 755 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 100 से डिवाइड कर दो, या ऐसा कर दो, जब 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। बेटा 755 को जब 100 से डिवाइड करते हैं ना तो यहाँ पे पॉइंट आता है 7.55, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। बेटा यहाँ पे पॉइंट आ गया तो 7.55 होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, जवाब यही होगा 15। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा, आपको मालूम करना है ये, यहाँ पे आपको V2 निकालना है, यहाँ पे भी। तो फार्मूला क्या होगा V2 का, P1 V1 अपान P2। तो V2 फाइंड करने के लिए P1 कितना है इसमें, यहाँ पे P1 वही है, उसके बाद V1 कितना है, 2 है मीटर क्यूब, और P2 कितना है, 10 है। बेटा 10 4, तो यूनिट अब देखो कैंसिल हो गए, ये इसमें कैंसिल हो गया, ये इसमें कैंसिल हो गया। ठीक है, अब जब इसको डिवाइड करेंगे 10 से तो जवाब आएगा 75.5। बेटा 75.5 आएगा, 75.5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब होगा 151 मीटर क्यूब। तो ये दो बेटा प्रॉब्लम थे इसके अंदर, ये करवा दिए दोनों। फिर हम एक्सरसाइज में देखते हैं, अगर कोई होगा तो देख लेंगे। अब आते हैं वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप। बेटा अब जो रिलेशनशिप है वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। ठीक है बेटा, चार्ल्स लॉ में जो रिलेशनशिप जिसकी हम स्टडी करते हैं वो है वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप। वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप, बेटा वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप। देखो सपोज करते हैं गैस का एक सिलेंडर है, बेटा ये इसका वॉल्यूम है V1, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, और टेम्परेचर है T1। ठीक है, अब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं। बेटा टेम्परेचर T1 सपोज करते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, टेम्परेचर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड कर देते हैं। बेटा टेम्परेचर को 25 से बढ़ाकर 100 डिग्री सेंटीग्रेड करते हैं। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल की वेलोसिटी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल्स कोलाइड होंगे, टकराएंगे, किसके साथ, कंटेनर के वॉल्स के साथ, पिस्टन के साथ, और पिस्टन जो है वो अपवर्ड मूव करेगा, क्योंकि ये जो पिस्टन लगा हुआ है, ठीक है बेटा, फ्रिक्शन लेस है और वेट लेस है, अपवर्ड मूव करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। गैस का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम में इजाफा हो जाएगा। देखो पहले से वॉल्यूम ज्यादा हो गया है। ये V2 और टेम्परेचर क्या हो गया T2। इसका मतलब है टेम्परेचर और प्रेशर वॉल्यूम के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बेटा डायरेक्ट है, बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट रखना पड़ेगा, और गैस के अमाउंट को भी कांस्टेंट रखना है। देखो बेटा इसके अंदर क्या कांस्टेंट रखेंगे, अमाउंट ऑफ गैस इज कांस्टेंट, या मोल ऑफ गैस कांस्टेंट रखेंगे, और दूसरा क्या रखेंगे, गैस का प्रेशर
कांस्टेंट रखेंगे, मतलब अमाउंट को चेंज होने नहीं देंगे। बॉयल्स लॉ में बेस कर रहा था कि गैस का अमाउंट चेंज करेंगे तो बेटा अमाउंट चेंज करने से वॉल्यूम चेंज हो जाता है, इसलिए गैस का अमाउंट क्या रखेंगे, सेम रखेंगे। जितना भी आपने अमाउंट लिया है उसको हमने सेम रखना है, प्रेशर को हमने सेम रखना है। उसके बाद हमने स्टडी करना है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान कौन सा रिलेशनशिप है। तो वॉल्यूम और टेम्परेचर के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बेटा डायरेक्ट है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ता है, ठीक है। तो बेटा इसकी डेफिनेशन क्या होगी, ये कहता है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास। बेटा वॉल्यूम ऑफ गिवन मास, गिवन मास का मतलब है कांस्टेंट मास ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट का मतलब है टेम्परेचर इन केल्विन स्केल बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। तो बेटा इसकी एक डेफिनेशन ये है, द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ठीक है बेटा, गिवन मास से मुराद है कांस्टेंट मास। ठीक है बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास या कांस्टेंट मास ऑफ ए गैस is directly proportional to absolute temperature। जो गैस का वॉल्यूम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है बेटा, अब एक और डेफिनेशन भी है, उस पर भी मैं आता हूं बेटा। एक और डेफिनेशन भी है, उस पर भी हम डिस्कस करते हैं। मगर देखो पहली डेफिनेशन है कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट, ठीक है। अब इससे बेटा मैथमेटिकल के डेरिवेशन भी है, उसके बाद सेकंड डेफिनेशन को भी डिस्कस करते हैं, ठीक है बेटा। बॉयल्स चार्ल्स लॉ की सेकंड डेफिनेशन भी है, उसको भी हम डिस्कस करते हैं, वो भी वही सेम ही है, ठीक है। तो देखो बेटा वी वॉल्यूम है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टी एब्सोल्यूट के, ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर के, टी एब्सोल्यूट बाय कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। यहां पे क्या रखते हैं, प्रेशर को बेटा कांस्टेंट रखते हैं। प्रोपोर्शनलिटी को रिमूव करेंगे हम बेटा, जो प्रोपोर्शनलिटी होती है उसको हम रिमूव कर देते हैं तो कांस्टेंट लगा देते हैं। तो V इज इक्वल टू के टी। के क्या है बेटा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 बन गई, ये बन गई 2। अच्छा अब हम क्या लेते हैं, V अपॉन टी इज इक्वल टू के, मतलब रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। बेटा रेशियो ऑफ वॉल्यूम, रेशियो किसका, वॉल्यूम टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। वॉल्यूम और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये कहता है रेशियो ऑफ वॉल्यूम टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। देखो बेटा किस तरह कि वॉल्यूम और टेम्परेचर का रेशियो कांस्टेंट कैसे रहता है, इधर देखो हम लेते हैं वी वॉल्यूम और टी टेम्परेचर, मगर टेम्परेचर केल्विन में लेंगे, डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर नहीं लेंगे हम बेटा, टेम्परेचर लेंगे केल्विन के अंदर, ठीक है। वॉल्यूम लेते हैं किसी में भी यूनिट में ले लो वॉल्यूम, वॉल्यूम भले आप सीएम क्यूब में ले लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
अच्छा, जो इनिशियल वॉल्यूम है बेटा, इनिशियल वॉल्यूम लेते हैं 546 लेते हैं सेंटीमीटर क्यूब में, इनिशियल वॉल्यूम, ओरिजिनल वॉल्यूम। और टेम्परेचर लेते हैं 273 केल्विन, 273 केल्विन लिया हमने। अब हम टेम्परेचर को डबल करते हैं बेटा, टेम्परेचर को डबल कर देते हैं, मतलब 273 का डबल, तो 546 हो जाएगा। तो टेम्परेचर डबल करने से वॉल्यूम भी डबल हो जाएगा बेटा, टेम्परेचर को डबल करने से वॉल्यूम भी डबल हो जाता है, मतलब 546 मल्टीप्लाइड बाई 2। 546 को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप लोग, 2 से मल्टीप्लाई कर देना। 546 को आपने मल्टीप्लाई कैसे करना है बेटा, 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो इधर क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, देखो 10 9 2, ठीक है। अब इनका निकालें रेशियो बेटा, अब इनका क्या निकालेंगे, रेशियो निकालें वी ओ टी का। वी अपॉन टी का रेशियो निकालें, वी अपॉन टी, तो क्या आएगा जवाब, मुझे बता दो। ये वी और टी, जवाब आएगा 2। ये भी क्या आएगा, जवाब आएगा 2, इसका मतलब कांस्टेंट है। तो वी अपॉन टी का रेशियो क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, जो हम बता रहा था कि वी और टी का रेशियो जो था वो कांस्टेंट होता है। अगर ओरिजिनल वॉल्यूम बेटा, ओरिजिनल वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर ओरिजिनल केल्विन में T1 है, तो V1 अपॉन T1 बराबर होगा K के। बेटा V1 अपॉन T1 किसके बराबर है, K के। इस तरह फाइनल वॉल्यूम V2 है और फाइनल वॉल्यूम T2 है, तो V2 अपॉन T2 भी किसके बराबर होगा, K के। ये बेटा V1 अपॉन T1, ये V2 अपॉन T2, K के बराबर। V3 अपॉन T3, V4 अपॉन T4, ये K के बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। इन दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे हम, इन दोनों को कंबाइन कर दो, तो बेटा फार्मूला बन जाएगा V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। V1 अपॉन T1 किसके बराबर है बेटा, V2 अपॉन T2 के बराबर हो गया। तो ये फाइनल इक्वेशन है चार्ल्स लॉ की। अब आते हैं इसकी सेकंड डेफिनेशन पे। बेटा इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है चार्ल्स लॉ की, ठीक है। अब वो मैं इधर लिखवा देता हूं आपको मैं, जो बेटा सेकंड डेफिनेशन है, ये कहता है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ ए गैस। तो यहां भी देखो, गिवन मास से मुराद है बेटा कांस्टेंट मास, तो वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस। कहते हैं वॉल्यूम इंक्रीज भी होता है, डिक्रीज भी होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 टाइम्स। बेटा 1/273 कहां से आ गया, ये होता है कि जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम केल्विन में तब्दील करते हैं तो 273 इसके अंदर ऐड कर देते हैं। 1/273, 273 वहां से आ गया। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड में 273 प्लस करेंगे तो 273 केल्विन हो जाएगा। तो कहता है 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से, अगर टेम्परेचर आप डिग्री सेंटीग्रेड में लेते हो तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम में इतना इजाफा होता है 1/273 टाइम्स। ये इसका कहने का मकसद ये है कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने से, टेम्परेचर बेटा 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम में इतना इजाफा होगा। जो ओरिजिनल वॉल्यूम है उसमें इस 1/273 टाइम्स वॉल्यूम बढ़ जाएगा, ओरिजिनल वॉल्यूम में इंक्रीज होगा, इजाफा होगा। अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम 1/273 टाइम्स कम हो जाएगा टू ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये कहता है वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस increases or decreases by 1/273 times to its original volume,
उसके ओरिजिनल वॉल्यूम के हिसाब से, जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम है बेटा, जो इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है, जो उसका इनिशियल वॉल्यूम है, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 टाइम्स टू ओरिजिनल वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। किस पर? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे। फॉर एवरी डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। बेटा देखो, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम राइज होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा 1/273 के हिसाब से। अगर टेम्परेचर को कम करेंगे तो वॉल्यूम में कमी आएगी 1/273 के हिसाब से टू ओरिजिनल वॉल्यूम। फॉर एवरी डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर पे। अब आते हैं इसकी थोड़ी और भी देख लेते हैं इसको। बेटा देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है V1, ये इसका ओरिजिनल वॉल्यूम है। बेटा देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम है, मैं इधर लिख देता हूं। बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम है V1 है, ठीक है। तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या होगा वॉल्यूम का? अगर कोई पूछे भाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे डबल तो नहीं होगा, वॉल्यूम में कितना इजाफा होगा, तो आप क्या इसका जवाब देंगे? फ्रैक्शन के हिसाब से अगर आपको वॉल्यूम पूछा जाए भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम V1 था, अब बताओ 1 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या होगा? तो हम कहेंगे कि भाई 1 डिग्री सेंटीग्रेड इसका वॉल्यूम जो इजाफा होगा वो ये होगा, ओरिजिनल वॉल्यूम का 1/273। मतलब ये इजाफा हुआ है, वॉल्यूम में इतना इजाफा हुआ। ये मैं जो लिख रहा हूं ये इजाफे को लिख रहा हूं, ये इजाफा हुआ है समझे वॉल्यूम। ये तो ओरिजिनल था, V1 तो ओरिजिनल है, V1 तो ओरिजिनल है, उसमें जो इजाफा हुआ है वो ये है 1/273, 1/273 का इजाफा हुआ टू ओरिजिनल वॉल्यूम। अब 2 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम क्या होगा? बेटा 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर इजाफा कितना होगा? तो ये ओरिजिनल वॉल्यूम और V1 इंटू 2/273। अब जो इजाफा हुआ है 2/273 का हुआ है, ये इजाफा हुआ है। 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होगा इजाफा? V1 प्लस V1 इंटू 3/273। इस तरह बढ़ाते जाएंगे वॉल्यूम। बेटा वॉल्यूम को इंक्रीज करते जाते हैं हम। अब हम पहुंचते हैं 273 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो क्या हो जाएगा? V1 अच्छा प्लस V1 इंटू 273 ऊपर आएगा और 273 नीचे आ जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। बेटा 273 में क्या हो जाएगा? कैंसिल, और वॉल्यूम डबल हो जाएगा। क्या हो गया? डबल हो गया। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट करेंगे, बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट करेंगे तो 273 पे वॉल्यूम डबल हो जाएगा गैस का। गैस कोई भी हो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा 273 पे। अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से स्टार्ट करते हैं तो देखो 1 2 3 4, फिर आखिर में मैंने 273 लिख दिया, तो 273 यहाँ पे आएगा, 273 ये कैंसिल हो जाएगा, V1 प्लस V1 2V1। हाँ अब आते हैं यहाँ पे बेटा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वॉल्यूम है V1, तो -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम क्या होगा? अब कमी आएगी वॉल्यूम में। बेटा -1 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाएगा? वॉल्यूम कम हो जाएगा, वॉल्यूम रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा किस हिसाब से कम होगा? उस हिसाब से कम होगा जिस हिसाब से बढ़ा था। ये ओरिजिनल वॉल्यूम V1 1/273 माइनस कर रहे हैं, देखो बेटा माइनस कर रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम कम हो जाएगा, ये वॉल्यूम में कमी आएगी। इसमें वॉल्यूम में इजाफा हुआ था, इजाफा का मतलब प्लस ऐड किया था हमने, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं, क्योंकि वॉल्यूम बेटा टेम्परेचर कम करने से वॉल्यूम में कमी आती है, ठीक है। तो -2 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम कितना कम होगा? तो V1
माइनस V1 इंटू 2/273। -3 डिग्री सेंटीग्रेड पर वॉल्यूम कितना कम होगा? V1 माइनस V1 इंटू 3/273। तो इस तरह बेटा कम होता जाएगा, वॉल्यूम में कमी आती जाएगी। ये मल्टीप्लीकेशन की निशानी है, ठीक है। अच्छा, -273 पे कितना हो जाएगा, ये कैलकुलेट कर दो कि भाई -273 पे वॉल्यूम कितना हो जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो V1 माइनस V1 इंटू 273 डिवाइड बाई 273, मैंने बात को बता दिया, कैंसिल हो जाएगा आपस में। 273 में कैंसिल हो गया। V1 माइनस V1 जीरो, जीरो हो गया, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब है -273 पे गैस का वॉल्यूम जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? जीरो हो जाता है। तो H -273 ठीक है, एट -273 डिग्री सेंटीग्रेड वॉल्यूम ऑफ गैस is considered at zero। तो -273 पे गैस का वॉल्यूम बेटा जीरो कंसीडर किया जाता है। इसका मतलब है टेम्परेचर ये इतना कम है, ये -273 इतना बेटा आइडियल टेम्परेचर है, तो यहाँ पे कोई गैस पहुंच नहीं पाएगी। मतलब इससे पहले गैसेस या तो लिक्विफाई हो जाएंगी या सॉलिडिफाई। बेटा देखो ये टेम्परेचर लो करते जाएंगे, लो करने से क्या होता जाएगा, गैसेस लिक्विड में तब्दील होना शुरू हो जाती हैं। और जो नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस उनको लिक्विफाई करना बहुत मुश्किल है, मगर वो भी -273 टेम्परेचर आने से पहले ही लिक्विफाई हो जाती हैं बेटा, वो भी लिक्विड में आ जाती हैं। इसका मतलब है -273 पे आपको गैस का वजूद मिलेगा ही नहीं, वो या तो लिक्विफाई हो जाएगी या सॉलिडिफाई हो जाएगी। इससे गैस का वॉल्यूम जीरो कंसीडर किया जाता है। वॉल्यूम होगा मगर सॉलिड लिक्विड का होगा, क्योंकि वो गैस अब लिक्विड सॉलिड में तब्दील हो चुकी है। ऐसे नहीं कि गैस वॉल्यूम बिल्कुल नहीं होगा, वॉल्यूम होगा मगर वो लिक्विड का होगा या सॉलिड का वॉल्यूम कंसीडर किया जाएगा, कहलाएगा। गैस का वॉल्यूम नहीं होगा, क्योंकि गैस का वजूद ही नहीं होगा इस टेम्परेचर पे। जितने भी गैसेस हैं, जो रियल गैसेस हैं बेटा, रियल गैसेस वो सब की सब या तो लिक्विफाई हो जाती हैं या सॉलिडिफाई हो जाती हैं -273 आने से पहले ही, ठीक है। तो -273 ठीक है, इक्वल टू 0 केल्विन, इक्वल टू 0 केल्विन या एब्सोल्यूट जीरो। या क्या कहेंगे इसको, एब्सोल्यूट जीरो। तो हम कह सकते हैं एट एब्सोल्यूट जीरो वॉल्यूम ऑफ गैस बेटा, एब्सोल्यूट जीरो पे भी गैस का वॉल्यूम कंसीडर किया जाता है जीरो, क्योंकि -273.15 होता है या 16 होता है डिग्री सेंटीग्रेड, बराबर होता है 0 केल्विन के। ये 0 केल्विन है, मतलब ऐसे नहीं, ओके समझना बेटा, 0 केल्विन है ये, 0 केल्विन। तो 0 केल्विन किसके बराबर है, -273.15 या 16 होता है, एक्यूरेट जो वैल्यू वो है, वो 0 केल्विन के बराबर है, और जिसपे गैस की वॉल्यूम जीरो कंसीडर किया जाता है। तो आज इतना ही है, इंशाल्लाह कल हम आगे पढ़ लेंगे।